दोस्तों, अहबाब बाबा कुर्बो जवार के मौजिज़ और मोतबर हजरात की मौजूदगी में इंतहाई सादगी से मस्जिद में निकाह की बाबरकत सुन्नत अदा की गई थी। इसके बाद दाजी ने सभी के साथ पंचायत का रुख किया था, जहां चाय मगोइयां करते हुए पंच के अरकान के साथ कसीर तादाद में गाँव के लोग तजस्सुस और तमस्कर जैसे ख्याल और तासुरात लिए जमा थे। दादी जैसे रौब दराना अंदाज में ऊपर चढ़े थे, वैसे ही उनके दबदबे से चारों जानिब खामोशी की लहर दौड़ गई थी। मैं अपने किसी भी अमल के लिए किसी के भी मुकाबले जवाबदेह कभी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है इंसान को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए जिसके लिए उसे वजाहत या सफाई पेश करने में वक्त जाया करना पड़े। आज के मेरे इस किताब को कोई वजाहत ना समझे, क्योंकि वजाहत वो देते हैं जिसे अपने इक़दाम पर कहीं ना कहीं शुबा होता है, और मुझे ऐसा कोई शुबा लाहक नहीं। मैं आपसे इसलिए खिताब कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे अपने हैं और मैं इस कबीले का सरबराह हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी कश्मकश को दूर करूँ। अपने पुरवकार दबदबा अमेज़ अंदाज से इब्तदा में ही उन्होंने खामोशी के दौरानियों को तब्दील कर दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिवायात हम मखसूस इलाके में मखसूस तर्ज ज़िंदगी जीने वाले कबायली लोगों की पहचान होती है। हम अपने आबा और अजदाद के बनाए बामकसद रस्म और रवाज को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते, उस पर सख्ती से अमल पैरा होते फ़ख्र महसूस करते हैं, और हमारी रिवायात ही हैं जो हमें औरों से जुदा करती हैं। अपने आबा और अजदाद की रिवायात की पासदारी और हिफाजत हमारा अजीम ज़िम्मा है, और सरदार होने के नाते मेरी पहली तरजीह है। लेकिन आज मैंने कुछ उलट किया है। आज मैंने बजाय हिफाजत के एक अपनी ही रिवायत के मीनार को मसमार कर एक नए कानून की बुनियाद रखी है। बिलाशुबा जब वो मनसूखे कानून बनाई गई होगी, उसके पीछे एक बेहतरीन मकसद रहा होगा, जिसके असल हैबियत शायद नस्ल दर नस्ल बदलते हालात के साथ या तो रफ्ता रफ्ता तब्दील हो गई है, या हालात अब इस कदर बदल चुके हैं कि कभी सर पर ताज की तरह सजने वाला रिवाज आज पैरों की जंजीर बन गया है, जो हमें ज़माने के दौर में शामिल होने से रोक रहा है। सरदार होने के नाते इस जंजीर को तोड़ने के लिए मैंने पहला हथौड़ा मार दिया है, जिससे बहुत से लोग मुतनफर हैं। लेकिन दानिशमंद वही है जो बदलते हालात के साथ फितरत के कानून को कबूल करते हुए अपने आप में लचक पैदा करे और खुद को तब्दीली के साथ इस सांचे में ढालने की अपने अंदर जुर्रत पैदा करे, तरक्की की राह हमवार करे। इस कबीले का सरबराह और सरदार होने के नाते शुरुआत में मैंने आज अपने घर से अपने बड़े पोते से की है। उम्मीद है इस नए कानून को वही पजीर राय मिलेगी और हमारे लोगों के लिए एक बेहतरीन फैसला साबित होगा। निहायत मुफस्सिल और मुद्दलिल अंदाज में बात समेटते उन्होंने नीचे खड़े हजूम की आंखों में आंखें डाल, जिनमें कुछ के मन में इख्तलाफी राय थी भी तो लबों तक रसाई की जुर्रत जिगर में मौजूद नहीं थी। एक मिनट। इसी खामोशी के साथ भीड़ छटने ही लगी थी कि इखलाक हुसैन अपने भाई खावर हुसैन और बिलाल हुसैन के हमरा भीड़ चीरता हुआ अपने मशटंडे गार्ड्स के साथ सामने आया। वो पूछना था जो आपके नाफिज करदा कानून के खिलाफ वर्जी करे, उसे जिला वतनी की सजा सुनाई जाएगी या को खींचते उसने तिरछी तमस्कराना नजर दिलावर पर डाली, या मदमस हाथी के पैरों तले कुचल दिया जाएगा। इखलाक हुसैन की शर आगेज मुदाखलत से हजूम में दबी दबी चैमा गोयां एक मरतबा फिर शुरू हो गई थी। आप और आपके इलाके पर यह कानून नाफिज नहीं होता है इखलाक हुसैन साहब। दादी चौंका इस मौके पर कोई बदमज़गी नहीं चाहते थे, संजीदगी से जवाब देते नीचे उतरे। लेकिन इलेक्शन में उम्मीदवार में सिर्फ अपने इलाके का ही नहीं हूँ, बहैसियत लीडर इस इलाके के लोगों की बेहतरी सोचना भी मेरे जिम्मे है। कमाल शातराना अंदाज में उसने मकरूह मकसद को मतानत और आजिज़ी का रूप दिया था। तो लीडर साहब, आपको जानकर खुशी होगी कि ना उसे जलावतनी की सजा सुनाई जाएगी और ना ही मदमस्त हाथी की तरह मुंह उठाकर घुस आने पर बंदूक की बारूद खाली करने की नौबत आएगी, बल्कि जेबों में हाथ डाले जाजी की पच से आराम से निकलता हुआ इखलाक हुसैन के रूबरू आया था। बस उस गैरत के ठेकेदार को अपने नाम मौजूद तमाम जायदाद हक महर में अपनी बीवी के नाम लिखनी होगी, ताकि कल कला को वो ओछी हरकतों की वजह से खुद किसी के पालतू हाथी के पैरों तले आ जाए तो उसकी बेवा के पास उसके नाम निहाद गैरत का अलम बुलंद रखते हुए जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी वसाइल मौजूद हों। या फिर सरसराते लहजे वो काबिल की हंसी गायब करते उसने लम्हाती तवक्कुफ लिया तो महसूस हुआ इर्द गिर्द इकट्ठे भीड़ को उसकी गैर मुतवक्किल लब कुशाई से सांप सूंघ चुका था। बस एक दाजी थे जो बड़े फखर से सीना चौड़ा किए अपना अक्स देख रहे थे, वही दबंग अंदाज, वही दुश्मन को पसीने छुड़ा देने वाली बेबाकी और बेखौफी। या फिर उसे अचानक से दूसरी शौकिया शादी का दौरा पड़ जाए तो दंगदस्ती का ख्याल उसके इस दौरे का दुरुस्त इलाज कर सके। कोई और सवाल लीडर साहब?
बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी खशमगीन आंखों में झांकते अब्रू अचकाए तो इखलाक हुसैन पीछो ताप खाता कुछ कहने ही लगा था कि वो सूरत से दाजी और देगर की जाने पश्त मोड़ गया, जिस पर फौरन ही सबने बेसाख्ता उमड़ आई मुस्कुराहट को दबाकर संजीदगी लिबादा उड़ा था। इखलाक हुसैन को बहस को तवालत देने का मौका दिए बगैर ही दाजी मसरूर से मगरूराना अंदाज में कदम उठाते गाड़ियों की तरफ बढ़े थे। जिस बुटबारी से उसने इखलाक हुसैन को शटअप कॉल दिया था, शाना थपथपाए जानने के काबिल था। उनके बेटों में उनका जो जोश और तैश नहीं आया था, वो कमी पोते की सूरत पूरी हो गई थी। लेकिन वो ताजवर उस्मानी ही क्या, जो आसानी से एतराफ कर ले। आखिर को दोनों हरीफ थे। बारान उस्मानी। जी दादी। गाड़ी में बैठते हुए अचानक दादी की पुकार पर वो सीधा हुआ था। अपने नालायक सलाहकार को बता दें, हमने आपकी पहली शर्त कॉल के मुताबिक फौरी पूरी की है, दूसरी भी वक्त आने पर पूरी कर दी जाएगी। ताजवर उस्मानी है हम, हाकिम सरकार। हमारे कॉल में तदाद, फैसले में तरमीम की गुंजाइश समंदर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना के मुस्ताक नजर जीप में सवार हो रहे हरीफ पर जवाब उन्होंने फखरिया जिताया, जिस पर बरान सर झुकाता हंस दिया। जिसे सुनाया गया था वो शाने झाड़कर जीप उड़ाकर ले गया था। किस दानिश्वर ने मशवरा दिया था इस सरकश घोड़े के खिदमात हासिल करने का? दूर जा रही उसकी जीप को घूरते दाजी ने पूछा था। वो बस उनके दुरुस्त अंदाजे पर मुस्कुरा ही सका था। 2 दिन कबल शहर से मीटिंग से वापसी पर उसके दिमाग में क्या समाई थी कि उसने अचानक ही गाड़ी का रुख गुलिस्तान बहार की जानिब मोड़ लिया था। तवक्को के ऐन मुताबिक उसे वहां देख तालाब के किनारे आम से हुलिये में आग सुलगा रहे दिलावर की तेवरियां चढ़ गई थी। बाग की सैर के लिए ये वक्त सही नहीं माना जाता बरान सा। तेजी से सुलग रहे आग में छोटी छोटी लकड़ियां डालते हुए उसने सर्द सा तंज फेंका था। मैं यहाँ सैर के लिए नहीं, सलाह के लिए आया हूं तुम्हारी। बिला तमीज बुनियाद मुद्दा बयान करता वो लकड़ी का टेबल घसीट कर बैठा तो जवाबन दिलावर ने ऐसी निगाहों से स्याह सूट बूट में मलबूस इस वजीद जेंटलमैन को देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। मैं सीरियस हूं दिलावर, एक लाइक फैक्ट से पूछ के मुंह से ऐसा मजाक जचता भी नहीं। मेरा यहाँ कोई दोस्त वगैरह नहीं है, तो मुझे लगता है तुम इस मामले में मुझे गाइडलाइन दे सकते हो। याराना हमारा भी कोई ऐसा मिसाली नहीं है बरान सा। वो तल्ख गोई का आदि कहाँ मुरब्बत का कायल था। बारान ने उसकी तलखी का जवाब खंदा पेशानी से मुबिम बुर्दबार किस्म की तबस्सुम के हमरा दिया था। मिसाली ना सही, एक कैजुअल सी फ्रेंडशिप हम डिवेलप कर सकते हैं ना? मुझे नहीं लगता। उसका सफा चट जवाब रियायत से कतई मुबर्रा था। जवाब में बारान की तराशीदा लबों की तराश में खेलती मुस्कुराहट गहरी हुई। फाइन, बट फिर भी मुझे तुम्हारी ही गाइडलाइन चाहिए। ये आपकी प्रॉब्लम है दिलावर। बारान की संजीदा पुकार पर उसके बतदरीज बढ़ रही आग में लकड़ियां डालते हाथ हमें तहाँ बोला कुछ ना था। दिलावर, क्या हम कुछ टाइम के लिए अपनी शनाख्त नहीं भूल सकते? क्योंकि मुझे याद नहीं कभी 1-on-1 आर्गुमेंट हुई हो हमारी, जिसकी बदौलत हम एक सीरियस इशू पर कुछ डिस्कशन भी ना कर सकें। बरान की सिला जो अंदाज पर उसने पल भर की जानिब उसकी जानिब स्पॉट नजर उठाई थी, उस इशू पर अपना ओपिनियन देते हुए मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ये सब इतना सीरियस हो जाएगा, या मैं ऐसी किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाऊंगा जहां मुझे इंस्टेंट डिसीजन लेना होगा। और मैं जानता हूँ इस इलाके के मुतालिक तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम शो नहीं करते हो, लेकिन दाजी के बाद एक्टिव एंड इफेक्टिव पर्सनैलिटी यहाँ कोई है तो खुद तुम हो। नॉट एज अ फ्रेंड और कजन, मैं एक स्ट्रेंजर की तरह अपने स्टैंड पर तुम्हारा जेन्युइन ओपिनियन चाहता हूँ और मुझे यकीन है तुम कोऑपरेट करोगे। बारान को सुनते हुए इसकी निगाह मुस्तकिल कॉटेज पर जमी हुई थी, जहां वो लड़की एडी चोटी का जोर लगा रही थी, हालात को बेहतरी की जानिब किनारे लगाने पर। बारान के खामोश होने के बाद कुछ देर तक दरमियान में मानी खेजी खामोशी हाल रही थी, फिर उसका बेतासुर गंभीर लहजा उभरा। अगर आपको लगता है इस पेचीदा मसले से निकलने में मैं या आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं तो ये सरासर आपकी खामख्याली है, क्योंकि ताजवर उस्मानी उस माहिर शिकारी का नाम है जिसका जम चुका हदफ कभी नहीं बदलता। उनकी निगाह में आ जाना, उनके शिकंजे में आ जाना, और वहां से आप उनकी मर्जी के रास्ते से ही निकल सकते हैं। अगर उन्होंने एक चीज ठान ली है तो आपका काम का उस पर वक्त पसीना जाया करने की तुक नहीं है बनती, खासकर आप जैसे गुड बॉयज की। आखिर में उसके लहजे में चाहते हुए भी तंज की आमेजिश खुली थी। तो बारान ने असर लिए बगैर लाया अमल पूछा,
तो ये हो सकता है आप उनके फैसले के आड़ में अपने वो काम निकलवा सकते हैं जो कि किसी दूसरे मौके पर भारी पैमाने पर इख्तिलाफ व तनाज़े से दो चार हो सकती है। इस सूरत में आपका काम आसान हो जाएगा और तनाज़ात के तूफान से हाकिम सरकार नामी दीवार रे चीन निपट लेंगे। आप किनारे पर खड़े रह सकते हैं, जो कि आप गुड बॉयज का स्टाइल भी है। उसने शाने अचकाए तो माथे पर सोच की लकीरें जमाए बरान गहरी सोच में गर्क हो गया था। और रही बात इलाके की, तो यहाँ सिर्फ तलाक ममनू है। यहाँ का मर्द जब चाहे अपनी अनशन डिमांड्स मनवाने के लिए बीवी को मेके छोड़ ससुरालियों को प्रेशराइज कर सकता है, और लड़की वाले मानते हुई हैं, क्योंकि बेटी का तलाक देकर घर बैठ जाना यहाँ किसी चुल्लू भर पानी में डूब मरने से कम शर्मिंदगी की बात नहीं है। मर्द दूसरी या चौथी शादी भी कर सकते हैं, उम्र की कोई कैद नहीं। अलबत्ता लड़की की शादी की उम्र 18 से 20 के दरमियान या उससे भी कम होती है। यहाँ एक 50-60 साल मर्द कितना जीता है, पर उसके नाम पर बेवा लड़की को 50-60 साल तक जिंदगी की गाड़ी खींचनी होती है, क्योंकि बेवा की दूसरी शादी यहाँ ममनू है। अब ये आप पर मुनहसिर है। आप महज बातों के हवाले के लिए बांध कर दाद वसूलना चाहते हैं या वाकई इस संगीन मसले को कोई बेहतर अंजाम देना चाहते हैं। एक और बात वाज़ेह कर दूं, एक बार अगर आपने खुद गर्ज होकर अपना स्टैंड इस केस से वापस ले लिया, तो फिर सारी जिंदगी आपको अंधा बहरा गूंगा बनकर रहना होगा इन हसास पहलुओं से। चीदा चीदा हर पहलू पर रोशनी डालने के साथ उसने नंगी तलवार की तरह चमकती दो धारी तलवार की दोनों रुख दिखाते बरान के फैसले के राह में हायल बहुत सी रुकावटों को, बहुत से गढ़ को दो किनारे लगाकर इंतखाब को मजीद वाज़ेह कर दिया था। उसका जहन जो मुतज़ाद पहलुओं पर जमूद का शिकार हो गया था। गुलिस्तान बहार से हवेली तक के रास्ते में वो बर्फ पिघलती गई थी, और हवेली में जब दादी ने सवाल किया तो फिर इसे तवक्कुफ लेना भी जरूरी नहीं समझा। निकाह का मरहला इन नहायत खामोशी और खुशउस्लूबी के साथ तय पा गया था। बाद अज़ां पुरजोश मिज़राब ने जोर से मिराल को अपने अंदर भींचते हुए अपनी नाकाबिल बयां खुशी का इजहार अपने बेतकान अंदाज में करना चाहा, लेकिन निढाल मिराल के वजूद पर चढ़ा तबेज खामोशी का खौल देखते मुकद्दस जबरदस्ती सबको लेकर बाहर निकल गई थी। एक कठिन फैसला लेने के बाद बिलाशुबा वो तन्हाई की मुतकाजी थी जो इसे फराम होनी ही चाहिए थी। सुबह से शाम, शाम से रात, और अब रात की स्याह चादर भी गहरी होती जा रही थी। वो वैसे ही नीम अंधेरे में डूबे कमरे के बेड पर बैठी स्पार्ट निगाहों से अपनी मेहंदी के बूटों से सजी हथेली को बेतासुर निगाहों से घूरे जा रही थी। 5 साल कबल रस्म हिना ही के दिन हालात ने करवट बदली थी और इस पर रंगे हिना को हराम करार दिया गया था। आज फिर एक मर्तबा वक्त ने बाजी खेली और उसकी सूनी हथेली पर गहरे रंग बिखेर गए थे। मिर्जा जब बड़े चाव से उसकी हथेली महका रही थी तब भी उसने कोई रद्द-अमल नहीं दिया था। वो खामोशी अब भी अंदर के मौसम के मुमासिल लबों पर चुपका कफल बनकर बरकरार रही थी। मिराल, प्लीज कुछ खा लो ना यार। ट्रे कप से हाथ में लिए खड़ी मिराब ने एक और कोशिश की, लेकिन जवाब निर्धारित पाकर मायूस कुन कदम उठाते हुए मेहमान वो कमरे से बाहर निकल गई थी। मेहमान सारे रवाना हो चुके थे। हर सू खामोशी का राज था। मीलगो राहदारी से गुजरते वो अपने ही ख्यालों में महवे गर्क थी जब वो खाली सिमत से आते बारान से टकराते टकराते बची। ध्यान कहाँ है आपका? ट्रे को सहारा देते बारान ने उसे गायब दिमागी का पूछा। कहीं नहीं भाई साहब, आपने खाना खा लिया? उसने सर झटका। हाँ, दादी के मेहमानों के साथ खाया था। आपने खा लिया? हाँ, बीजान के साथ। तो फिर ये अंदाजा होते हुए बरान ने बिलखसूस पूछा तो मुजराब के होंठ लटक गए। खाना वापस लेकर चलें। नरमी से बहन का बाजू थामते उसका रुख मुजराब के कमरे की तरफ था। लेकिन भाई साहब, वो कह रही है उसे भूख नहीं है। मुजराब उसके संजीदा तासुरात देख बजाय खुश होने के गड़बड़ाई थी। हर बार मर्जी नहीं, जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती भी कर लेनी चाहिए। पर भाई साहब, चलें आप। मिजराब को उसने आगे किया तो मरता क्या करता के मजाक अंदर दाखिल हुई। बारान ने हाथ मारकर एक झटके से पूरे कमरे को रोशनी में नहला दिया था। यकलकती तारीकी में डूबे ख्वाबगाह की उजली रोशनी से मुनव्वर हो जाने पर बौखलाकर चुंदियाई आंखों के आगे हाथ रखते गर्दन उठाकर आहट की ताकुब में देखा। दहलीज से दराज कामत शख्स को सबक रवी से दाखिल होता देख वो 2 दिन इसके वजूद पर भारी सील की तरह पड़ा सकता छनाके से किसी तलछम के माने टूटा था। सुबह से एक ही नुक्ते पर मरकूज पुतलियां यकीन और बेयकीनी के आलम में साकित सी मुकाबिल के उठते कदमों की धमक गिन रही थीं, जो बतदरीज फासला समेट रहे थे। रावी, देख क्या रही हैं? रखें ट्रेन के सामने। गंभीर हुक्म आवाज पर जहां गोंगू की कैफियत में गिरफ्तार मिजराब हड़बड़ाकर आगे बढ़ी थी, वहीं मिराल ने बस आख्तगी में सटपटाकर दुपट्टे को पेशानी तक खींचा था।
کھا لیں چند نوالے ہی صحیح۔ ٹرے بیڈ پر رکھتے مضراب نے آنکھوں سے اشارتاً پیغام دینے کی کوشش کی۔ انہیں آپ لے کر آئی ہیں یہاں؟ انتہائی دبی آواز میں وہ یقینی کم شکوہ سمیٹا تھا۔ میں پاگل ہو گئی ہوں کیا؟ اس کے شکایتی انداز پر مضراب خود شاکی ہوئی تھی۔ تو پھر یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا دماغ حقیقتاً معوف ہونے لگا تھا۔ میں تو عالمی مسئلوں پر آپ لیڈیز کل صبح فریش مائنڈ کے ساتھ ڈسکشن کر سکتی ہیں۔ فی الوقت کھانے پر کانسنٹریٹ کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کرختگی سے براہ راست چوٹ کیے جانے پر دونوں کھسیا کر سیدھی ہوئیں۔ پلیز، اس کے زور دینے پر میرال کی مدد طلب نگاہ واحد نجات دہندہ کی جانب اٹھی جو خود بھائی کے بدلے تیوروں سے خائف لب چبا رہی تھی۔ آپ لوگوں کو شاید میری آواز سنائی نہیں دے رہی۔ اس کے چند قدم کا فاصلہ سمیٹ کر بیٹھ کے قریب آنے پر میرال خود میں سمٹ کر دوسری سمت کھسکی تھی۔ وہ مجھے بھوک نہیں، مرمری سی آواز میں اس نے کوشش کرنی چاہی۔ رابی، کور ہٹائیں ٹرے پر سے۔ جرأت مندانہ اقدام سے متاثر ہونے کے بجائے جاری حکم کی فوری تعمیل کے ساتھ مضراب نے خود چمچ بھر کر آنکھوں سے جہاں پناہ کا حکم بجا لانے کی لجاجت بھری تاکید کی، جسے سمجھتے ہوئے بھی اس نے پیش رفت نہیں کی تھی۔ اس نے آج جس پہاڑ کو سر کیا تھا، اس کی تھکن اس قدر جسم و جان پر حاوی تھی کہ نفس اس کے تقاضوں کی طلب ہی مر گئی تھی، اور اتنے بڑے جبر کے بعد یہ جبر تو وہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مضراب پلیز، میں کہہ چکی ہوں مجھے بھوک نہیں ہے، میں اس وقت صرف تنہائی چاہتی ہوں، صرف تنہائی۔ دبی برہمی کے ساتھ اب کہ اس نے مضبوط انداز میں جملہ مکمل کیا، جس پر مضراب نے سانس روک کر رد عمل کے لیے بھائی کی جانب دیکھا جہاں سنجیدگی کی پرت مزید دبیز ہو گئی تھی۔ خاموشی سے وہ الٹے قدموں پیچھے ہوا تھا، پھر دروازے کی سائڈ پر رکھا لکڑی کا سٹول لے کر سرہانے کے بے حد قریب رکھتا شان و اطمینان سے براجمان ہوا۔ ابھی مضراب اس بے تکلفی پر حیران نہیں ہوئی تھی کہ اگلے فرمان پر پورا کا پورا منہ کھلا۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا رابی؟ میں نے کہا چمچ اور ٹرے ادھر دیں۔ سپاٹ انداز میں کچھ ایسی درشت آمیز سختی تھی کہ مضراب نے فوراً نکان کے انداز میں حرکت کی۔ انسان کی بے وقوفانہ چاہتیں جب اس کی لازم ضروریات پر حاوی آنے لگیں تو کسی بھی سمجھدار اور با اختیار شخص کا فرض ہے انہیں سے حماقت سے باز رکھیں۔ الفاظ ناکافی ہوں تو زبردستی میں بھی قباحت نہیں ہے۔ رعایت سے مبرہ جتاتے انداز میں بچاؤ کے آخری موقع کی تحت کملائے چہرے پر سرد نظر گاڑے چمچ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جس پر میرال کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی۔ ایک ایک الفاظ کی سنگینی، تضاد لہجہ انداز کی سنجیدگی اچھی طرح بھانپ لینے کے باوجود اگر وہ مزید آئیں بائیں شائیں کرتی تو شرطیہ نتائج کئی زیادہ سنگین نکلتے۔ تبھی مرتا کیا نہ کرتا کہ مذاق چمچ تھامنا ہی واحد بہترین انتخاب جان کر پیش رفت ہوئی۔ اس کے زہر مار پہلا چمچ منہ میں ڈالنے تک وہ ویسے ہی سامنے کو جھکا قابل نظریں گاڑے رہا، پھر اطمینان سے پیچھے ہوتے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھتا موبائل پر انگوٹھا چلانے لگا۔ ساتھ گاہے بگاہے اٹھ رہی نگاہ میرال کی چمچ کی رفتار پر کافی اثر انداز ہو رہی تھی، اور ان ایک دو جذباتی، ضدی اور دوسرا غیر جذباتی ہٹ دھرم شخص کے بیچ ہونک بیٹھی مضراب ہنوز ہونک سی منہ کھولے بیٹھی تھی۔ رابی، جی بھائی صاحب، ہڑبڑا کر وہ متوجہ ہوئی۔ آپ نیچے سے ایک گلاس گرم دودھ لے کر آئیں۔ جی کیوں نہیں بھائی صاحب۔ وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتری۔ میرال کی تنہا نہ چھوڑ کر جانے کی التجا فوراً سے بیشتر اس کے پیروں کی زنجیر بنی تھی، جسے بڑی بے دردی سے بلکہ بے مروتی سے توڑتی ہوئی وہ اسمائل پاس کر کے نکل گئی تھی۔ آپ ہمیشہ اسی سپیڈ سے کھاتی ہیں؟ ہاں۔ صدمے کی کیفیت میں دہلیز کو گھور رہی میرال اپنی جگہ اچھلی تھی۔ کانٹینیو، اس کی بدحواسی کو نظر انداز کرتے بے اتنائی سے حکم ملا۔ لیکن میں اتنا ہی کھا سکتی ہوں۔ پتھر کی طرح حلق میں اٹکنے والے کس طرح اسے اتارے تھے وہی جانتی تھی۔ مجھے لوگوں کی کھانا برباد کرنے والی عادت سخت ناپسند ہے، لیکن خیر۔ اندر داخل ہو رہی مضراب کو دیکھ اس نے رحم کھایا تھا یا طریقہ بدل دیا تھا جانے بغیر ہی میرال نے غنیمت جان کر ٹرے کو پرے کیا اور فوراً جائے فرار تلاش کرنے لگی کہ دودھ پی لیں۔ دودھ؟ اگلے فرمان دونوں کے چہرے کے سارے رنگ اڑا کر اورنچو ہوا۔ کوئی پرابلم ہے؟ اس کی بھویں تنقیدی انداز میں اٹھیں۔ بھائی صاحب، اسے دودھ پسند نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ بران کے شانے پر جھک کر مضراب نے دبے لہجے میں حق دوستی ادا کرنی چاہی۔ جواب میں ایک ترچھی خاموش نظر بہن پر ڈالتے وہ اسی اطمینان آمیز سختی سے گویا ہوا۔ جب ڈائٹ روٹین کو پراپرلی فالو نہیں کیا جائے گا پھر کمپلیمنٹری پروٹین تو لینا ہی ہوگا نا۔
इसे पनिशमेंट समझा जाए तो आई थिंक बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूध से भरा गिलास को उठाकर आगे करते आखिरी अल्फाज पर खसूसी दबाव डाला गया, जिस पर लब से बैठी मिराल की शिकवा घना रूहान से निगाह उठी, फिर पल भर में सज्जा रेज हुई। भाई साहब, मिज़राब को तरस आया था। अब आपने मजीद कुछ बोला ना राबी, फिर कल आप खुद टींडे की सब्जी बनाएंगी और खुद पूरा खाएंगी। इज दैट क्लियर? भाई साहब, टींडे के नाम पर वो बिदक कर दूर हुई थी और नहायत ताबेदारी के साथ मुंह बसूरती हुई एक जानिब मौद्दिब से खड़ी हो गई। जल्दी खत्म करने में पूरी रात यहाँ बैठकर नहीं गुजार सकता। आई एम टायर्ड। जबरदस्ती गिलास हाथ में थमाता हुआ जेंटलमैन की तमाम ज़ाहिरी खसूसियात पर 100% उतरता हुआ शख्स मिराल को किसी सख्त गिर जालिम और जाबिर बादशाह से कम ना लगा था। जबर का घूंट भरते दिल ही दिल नाजुक हालात में जफाकशी की अजीम मिसाइल कायम करती रफू चक्कर हुई बेवफा रफीक पर पेचो ताप खाती सरासीमा नजर उस बेरहम इंसान पर डाली जो उसे जहर का प्याला थमाकर वापस फोन की जानिब तवज्जो मबजूल कर चुका था, और फिर नाक बंद करके पूरा गिलास खटक गई। ग्लास को ट्रे में तजादन पटकते हुए अंदर से उबकाई आई थी, जिसे वो अपनी कम अहमियत की सजा के तौर पर दबाती दांत पर दांत जमाकर बैठ गई थी। तुम्हें खबर है हम कैसा हिसार रखते हैं, ख्याल से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखते हैं। वेरी गुड, आई थिंक आज का लेसन काफी है। अगर नहीं तो आइंदा पनिशमेंट में। पुलुत्फ अंदाज में कसदन जुमला अधूरा छोड़ते सुर्ख आंचल के हाले में तबते सुर्खी माइल दिलकश तकूच पर धमकी अमेज नजर डालकर वो अपनी तेज परफ्यूम की खुशबू चारों जाने बखेरता दरवाजे की सिमत बढ़ा। मिज़राब, तुम आज के बाद। दोनों मुट्ठियों को भींचते हुए भड़ास निकालने ही लगी थी कि मजबूत उंगलियों में दबी मखमली डबिया के सामने आने पर सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। और आज के बाद आप मुझसे डायरेक्ट डील कर लीजिएगा। और ये तब्दीलियों के तकाजे। उसकी गोद में मखमली डबिया डालकर हैरत का पहाड़ गिरा था। वो मतवाज़न कदम उठाता वॉकआउट कर गया था। वो पुरजोश सी दांतों तले लब दबाए दोनों हाथों को आपस में मचलती दरवाजे के बाहर चक्कर काट रही थी। अंतर झांकने की मचलती हुई बेचैन ख्वाहिश को दबाने में वो इस शिद्दत से सरगर्दा हो चुकी थी कि पश्त पर दबे कदमों आन खड़े हुए वजूद की खबर ही नहीं हुई, और जैसे ही अंदर से बारान की आहट पाकर भागने के लिए मुड़ने लगी, वैसे ही वहां चौकन्ना खड़े वजूद ने उसके मुंह पर मजबूत हाथ धरा और बिना उसे झटपटाने का मौका दिए खींचता हुआ सारे दरवाजे में ले घुसा। ये सारी कार्रवाई इतने कम वक्त में इस चौकसी के साथ अंजाम पाई थी कि मुजाहिमत करने का उसे वक्त ही नहीं मिला और ना ही उस मजबूत शिकंजे से फरार हासिल करना आसान था। लेकिन बिलाखिर वो मिज़राब उस्मानी थी, जिसका सबूत उसने मुकाबिल के होंठों के दरमियान आई उंगली पर नोकीले दांत गाड़कर फौरन दिया था। जंगली बिल्ली, अब गोश्त काट कर दम लोगी क्या? जवाबन तड़प कर दूर हुए नौवारिद ने दर्द भरी चीखों किस मुश्किल से दबाया था वही जानता था। उधर दरवाजे से लगी सांस हमवार कर रही मिज़राब को उस दहाई अमेज मानूस आवाज को पहचानने में सेकंड भी नहीं लगा था। फिर माथे पर अजली कीना तोड़ तेवरियां कैसे नहीं सजती। हाँ, गोश्त मुंह में नहीं आया तो अपनी जहर शोला निगाहों से ही मेरी हड्डियों को पिघला दो। मुसलसल जल रही उंगली को झटकते उसने नाक चढ़ाई। तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ सकते हो? बेयकीनी पर काबू पाते उसने दांत कचकचाए। क्यों? ये वक्त मेरा तुम्हारे ख्वाबों में आने का है? पॉकेट की जेबों में हाथ अड़सते मुकाबिल की शौकी आमेज खुशफहमियां अरूज पर थीं। तमीज से बात किया करो। उसका लहजा पल में कंधार हुआ था। वरना क्या, हवेली की लाडली मुझे सूली पर चढ़ा देगी? उसकी शौकियों को लज्जत अमेज तकवीत मिली थी, जिससे मुकाबिल की कानों से धुआं निकलने लगा था। तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? तुम कर सकती हो, इसीलिए तो कहता हूँ अपने नाम की उम्र कैद दे दो। बाखुदा बाखुशी कबूल करता ताहया तुम्हारा ताबे रहूंगा। शरीर लहजे में सच्चे जज्बात की तपिश सिमट आई थी। आर्यान उस्मानी, इंसान बन जाओ वरना मैं तुम्हारी। शोला ज्वाला बनी वो दोनों हाथ लेकर उसका गर्दन दबाने लिपकी कि फुर्ती से उसकी कलाइयों को गरिश्त में लेते दिफा की अदना सी कोशिश हुई। चुड़ैल का कजन इंसान किस तरह हो सकता है? जलाली मलका साहिबा उसकी शररबर आंखों में अपनी शरीर आंखें गाड़ते भोलपन से हमेशा की तरह उसके तन बदन में आग लगा गया था। तुम छोड़ो मुझे। झटक कर दोनों कलाइयां आजाद करती अब वो बेचोताब खाती हुई मुकाबिल को सुलगती निगाहों से भस्म कर देने के दर पर थी। हमेशा की तरह वो घुटनों तक आती शॉर्ट्स पर स्लीवलेस वाइट टी शर्ट पहने, माथे पर बिखरे बेतरतीब घुंघराले बाल लिए, आंखों में जिच कर देने वाली चमक और चेहरे पर दिल जलाती हुई शरीर सी मुस्कुराहट, खासतौर पर पैरों में पहने वाइट स्नीकर्स में से दाएं स्नीकर के तस्मे बेपरवाही से खुले छोड़े उसका दिल जला रहा था।
अगर तफसीली जायजे से इतने महीनों की प्यासी निगाहों को कुछ तसल्ली मिली हो तो तवील सफर से थके मांदे लौटे मुसाफिर को कुछ खाने पीने को कुछ पेश कर सकती हैं। दाएं आंख को दबाते हुए मुअद्दिब सा मुस्तफसर हुआ। जहर कैसा रहेगा? अरे आप खुद को पेश करने का तकल्लुफ क्यों उठाएंगी भला? तुम मर जाओ। वो तनसन करती वापसी के लिए मुड़ी कि वो छलावे की तरह दरवाजे से पश टिकाकर बत्तीसी की नुमाइश करता हायल था। मैं कहती हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बढ़ते खलफशारे खून से उसका चेहरा तपने लगा था। मैं तो पहले से आप पर मरा लुटा पुटा इंसान हूँ जलाली मलका। मरे हुए को मारकर क्यों खुद को तकलीफ देना? खाना खिला दो कसम से, बल्कि ईमान से सुबह से भूखा हूँ। नाश्ता करते हुए भागा हूँ हॉस्टल से। इसके बाद मिनरल तो छोड़ो, खाना पानी तक नसीब नहीं हुआ है। लहजे में बेचारगी समोए वो जितने मुफलिस व मस्कीनी अपनी शरीर चेहरे पर तारी कर सकता था अपनी तरफ से कर चुका था। ऐसी हरकतें होंगी तो ऐसा ही अंजाम होगा। नखुवत से नाक से कोड़ते तन जरूर हुआ था, ताहम जलाली मलका बोतल में उतर भी चुकी थी और फिल वक्त वो यही चाहता था। चलो। कहाँ? कब्रिस्तान गश्त करने, तुम्हारी पेट पूजा करने, सदियों के भूखे इंसान। फाड़ खाने वाले अंदाज में वो दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो वो इशारे में हाथ उठाकर याहू करता उसका हमकदम हुआ। नीम अंधेरी राहदारी से होते हुए दोनों जीने तय करते हुए किचन तक पहुंचे थे। मिज़राब जलती कुड़ती हुई खाना गर्म करने लगी जबकि वो पॉकेट की जेबों में हाथ अड़से किचन का जायजा ले रहा था। तुम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते? पलाव के बाद कोरमा स्लैब पर रखते उसकी बर्दाश्त ने जवाब दिया था। ऑफ कोर्स बैठ सकता हूँ, क्यों नहीं बैठ सकता। बस ये सब भी अगर मेन्यू में सर्व हो जाए तो। फिर से एक के बाद दीगरे 3-4 डोंगे निकालकर स्लैब पर रखते हुए बतीसी दिखाता आंखें पटपटाने लगा, जिस पर मिज़राब का जितना खून जल सकता था जलकर धुआं हुआ। और कुछ जाहे पना? थोड़ा सा सलाद फ्रेश रायते के साथ कहवा मिल जाता तो। आपको लगता है आप किसी नामालूम रियासत के शहजादे हैं आर्यान उस्मानी साहब, और मैं आपकी अदना कनीज कम खान सामा कम अलादीन का चिराग हूँ जो रात के दूसरे पहर जो हुक्म मेरे आका कहते यहाँ शाही दस्तरखान सजा दूंगी। दोनों हाथ जारहाना अंदाज में कमर पर जमाए वो घायल शीती की तरह लफ्ज़ चबाती हुई आगे बढ़ी तो वो मसनूई खौफजदा तासुरात के पीछे फ्रिज से चिपका था। आप तो मलका हैं, वो भी रहम दिल मलका। मैं तो इसलिए कह रहा था कि लेट नाइट खा रहा हूँ, बदहजमी हो गई तो कल कैसे सबकी डांट फटकार हजम करूंगा। लेकिन आप तो। मसमसी सी शक्ल डालकर वो टेबल के गिर्द रखी कुर्सी खींचकर दोनों कोहनी टिकाता प्याले में अपनी शैतानी फिलवक्त शरीफो मजलूम मुखड़ा डालकर होंठ लटकाता बैठ गया था। ये ड्रामेबाजियां किसी और को दिखाना, रग रग से वाकिफ हूं मैं तुम्हारी। अपने अंदर उमड़ते तरसों तरहुम भरे नरम जज्बात पर लानत भेजती हुई वो शहजादे का शाही दस्तरखान सजाने लगी थी। आप क्या देख रहे हो? जैसे तैसे वार कर उतारे गए सलाद को टेबल पर पटकते उसकी आंखों में चमकती चापलूसी देख उसकी भवें तनी। वो उंगली में दर्द हो रहा है। दरमियानी सुर्ख उंगली को अंगूठे से सहलाया। तो क्या आप खिलाकर भी दूं तुम्हें? आंखें वाकई में किसी खूनी चुड़ैल की तरह बाहर को उबली। नहीं, वैसे इंसानियत के नाते हर्ज तो नहीं, लेकिन मैं खा लूंगा। बस कहवा मिल जाए तो। सर्दी लग रही है और। फौरन बड़ा साने वाला बेलगाम जुबान पर लगाम डालने के लिए मुंह में ठूसा जबकि वो कायवे का पानी चिढ़ाते मुस्तकिल लान तान में लगी थी। आधे अधूरे कपड़े पहनने हैं, ना टांग पूरे, ना बाजू, और फिर मजलूम बनकर सर्दी की दुआइयां देनी है। और मनहूस वक्त उस शख्स को वार कर डालता भी मेरी ही किस्मत में है। अगर कहा जाता कि कहवा गैस पर नहीं मिज़राब की गुस्से की आग पर पक रहा था तो गलत ना होता, पर कहने का क्या फायदा जब पीछे उंगलियां चाट चाट कर खा रहे शख्स के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। सुबह कबल इसके कि सब उस पर पासपोर्ट के लिए चढ़ दौड़ते। वो खुद मजलूमियत की अमली तफसीर बना अपनी दुख भरी दास्तान लेकर दी जान कर नरम देर हौलाने उनके पहलू में पना ले चुका था। अब क्या बताऊं दी जान, परसों की रात भी इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ होने की वजह से कुछ नहीं खाया था। नाश्ता भी जल्द कंपेस पहुंचने की दौड़ के नजर हो गया और दोपहर में भाई के निकाह की मिली शॉकिंग न्यूज़ ने ऐसा सख्ता तारीख है कि सारी प्यास उसकी नजर होगी और मैं भागा भागा वहीं से गाँव के लिए निकल पड़ा। सुबह अफरा तफरी में हॉस्टल से निकले की वजह से पैसे भी इतने कम थे कि जोड़ तोड़ कर बस की टिकट अरेंज हो सकी। फिर बस स्टॉप से भूखे प्यासे 4 किलोमीटर का पैदल सफर करके हवेली। कसम से दीजान, कसम से भूख से चूहे अब भी नीम खनूदगी में हैं। अपनी जज्बाती तकरीर के अख्ताम पर पेट पर हाथ फेरने के साथ साथ बस 8 आंसू बहाने की कसर बाकी रह गई थी।
لیکن بچے، تمہارے زمانے میں تو موبائل میں پیسے ہوتے ہیں نا؟ جذبات کے دریا میں غوطے کھا رہی دی جان نے بال سہلاتے دکھی دل سے پوچھا تھا، جس پر ارد گرد جمع تماشائیوں میں کھڑی مضراب نے دانت کچکچاتے بھویں اچکائیں کہ دو اب جواب۔ ہاں دی جان، لیکن اکاؤنٹ میں پیسے تو ہر ماں چاچو بلا تاخیر ڈالتے ہیں، اور اپنی جذباتی قسم کی کہانیوں سے جو دیگر کے پاس سے بٹورتے ہیں نا، وہ الگ۔ اس کے جواب گرنے سے پہلے ہی جلالی ملکہ نے جملہ اچک کر مکمل کیا تو وہ کسیانی انداز میں مسکرا دیا۔ ہاں، اکاؤنٹ میں خطیر رقم موجود ہے مضراب صاحب، لیکن نیٹ ورک ہونا پڑتا ہے آن لائن پیمنٹ کے لیے، اور گاؤں کے راستے پر نیٹ ورک کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہے نا؟ شاطرانہ انداز میں الفاظ گھماتا ہوا آنکھیں مار کر وہ پلکیں پٹپٹاتا دی جان کی طرف مڑا، جو پگھل کر موم ہوئی تھیں، جبکہ مضراب جل کر کوئلہ۔ اور تو اور دی جان، دیر رات جیسے تیسے حویلی پہنچنے کے بعد بھی یہاں کھانا پوچھنے کے لیے انسان تو دور، چڑیل تک موجود نہیں تھی۔ چڑیل؟ دی جان نے چنبے سے دیکھا، جبکہ اس آسان فراموشی پر مضراب کا بس نہ چلا درمیانی ٹیبل پر سجا بات اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ رات کو ایسی ویسی مخلوق ہی جاگتی ہے، میرا مطلب ہے گھومتی ہے نا؟ استغفر اللہ، کیسی انٹ بنٹ شنٹ باتیں کر رہے ہو بچے؟ روزانہ بلا لاغا چاروں کل کے ساتھ سورہ رحمان اور سورۃ ملک پڑھ کر دم کرنے کے بعد ہی سوتی ہوں۔ خیر، بھوک لگی ہوگی میرے بچے کو، چلو پہلے کھا لو کچھ، پھر بات ہوتی ہے۔ ممتا کی مورت دی جان فوراً تسبیح آنچل سنبھالتی ہوئی اٹھی تو وہ فوراً ان کے پہلو کے سائے تلے چل دیا۔ آل تو جلال تو، اس مصیبت کو ٹال تو۔ میز کے گرد رکھی کرسیوں پر براجمان اشخاص کو دیکھتے ہی چہرے کے سارے فاتحانہ رنگ پل میں غائب ہوئے تھے، اور بڑی سرعت سے وہ دی جان کے نازک سراپے کے پیچھے روپوش ہونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا آریان سا؟ اب آپ کو اپنی آپ بیتی بابا سا اور چچا سا اور دیگر کو نہیں سنانے؟ ارے یہ دیکھو، داجی بھی آگئے اب تو۔ مردانے سے نکل کر اپنی سربراہی کرسی کی طرف بڑھ رہے داجی کو دیکھ جہاں کمینگی سی پھسپھسا رہی مضراب کی آنکھوں کی چمک بڑی تھی، وہیں خوف سے آریان کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ آپ کی دی جان کا آنچل سلیمانی ٹوپی ہے برخوردار، آپ بالکل بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے، لہذا بے فکر ہو کر ناشتے سے لطف اٹھائیں۔ داجی کی گرجدار آواز جس طنز کے تیر کے ساتھ گونجی تھی، اس کی حالت یقیناً مرنے والی ہو گئی تھی۔ بچہ ہے شہباز کے ابا، دی جان کے نرم لہجے میں بخشش کی گزارش تھی، جو اپنے سر پر موجود پرچے چھوڑ کر یہاں آپ سے لاڈ اٹھانے آیا ہے۔ روٹی ڈالتے داجی نے انکارا بھرا۔ کل تک چلا جائے گا نا؟ بھائی کے نکاح کا سن کر دل نہیں ٹھہرا تو بس چلا آیا، بھولا ہے، ہو گئی نادانی۔ داجی کے تیوروں کے پیش نظر دی جان نے ملتجانہ انداز اپنایا۔ بھائی کے نکاح کا سن کر دل نہیں ٹھہرا یا پڑھائی پر دل نہیں ٹھہرتا؟ شہزادے کا جو سالانہ امتحانات کی پرواہ کیے بغیر منہ اٹھا کر نکل آئے۔ داجی تعلیم کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی بے حد سخت رہے تھے۔ دلاور جیسے ریل گھوڑے کو جب انہوں نے نکیل ڈال کر محنت کی ڈگری دلوائی تھی تو پھر آریان عثمانی کس کھیت کا مولی تھا؟ واپس جا کر محنت کر لے گا، ابھی آپ ناشتہ کریں نا، آپ کو جانا بھی ہے۔ دی جان فوراً آگے بڑھ کر ان کی پلیٹ میں ایک ایک چیز چاؤ سے اتارنے لگی تو ہمیشہ کی طرح انہیں شانت ہونا ہی پڑا۔ آ جاؤ۔ باران کے اشارہ کرنے پر سر جھکا کر کھڑا وہ بھی پیر گھسیٹتا ہوا کرسی پر ٹکا تھا، لیکن داجی اور شہراز عثمانی کی موجودگی میں تو پانی تک حلق میں اترنا مشکل تھا۔ جیسے تیسے ان کا ناشتہ ختم ہونے تک وہ روٹیوں کے ساتھ کھیلتا رہا، اور جیسے ہی داجی کھڑے ہوئے ویسے اس کی سانس کچھ بحال ہوئی۔ امید کرتے ہیں کل تک یہ خود چلے جائیں گے، ورنہ اگر امتحانات کے نتیجے متاثر ہوئے تو ان کی سالانہ چھٹیوں کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے۔ ڈائننگ ایریا چھوڑتے ہوئے ملی سنگین دھمکی کے نتیجے میں گلے میں زبردست پھندے کی صورت لگا تھا، جس پر باران سمیت سبھی کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ دی جان، وہ احتجاجی ہوا، دھیان نہیں دو زیادہ، تم اپنا کھاؤ، شاباش۔ دی جان کی اندھی ممتا کا بھلا کوئی ساحل تھا، وہ پوری دل جمی سے 2 دن کا کھانا کھلانے لگ گئی تھی۔ آپ ہمیں دے دیں، ہم بنا دیتے ہیں۔ ملازمہ کے ہمراہ لنچ کی تیاری کروا رہی وہ کافی دیر سے کھیر بنانے کی تیاری میں مسرور رضوانہ بیگم کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ رہی تھی، جو کچن کے بالکل کونے میں بنے مٹی کے چولہے کے قریب تختے پر بیٹھ کر آگ سلگاتے ہوئے شدت اختیار کر گیا تھا۔ شاید تبھی مجبوراً اسے آگے بڑھنا پڑا تھا۔ میں بنا لوں گی، ہمیشہ کی طرح بنا اس کی جانب دیکھے پرتکلف انداز میں جواب دیتی ہوئی وہ دودھ میں چمچ گھمانے لگیں۔ ان کے صفا چٹ جواب پر مقدس گونگوں کی کیفیت میں گرفتار ہوتی لب چبانے لگی۔ انہیں آئے دن رہتا کمر کا شدت آور درد کوئی ایسا ڈھکا چھپا بھی نہیں تھا، جو اس وقت بھی ان کی بارہا کوشش کے باوجود ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ان کا لیا دیا انداز شروع دن سے ایسا ہی رہا تھا کہ وہ زبردستی بھی نہیں کر سکتی تھی۔
गो कि उन्होंने कभी बराह रास्त से उससे कोई तल्ख कलामी या तंज़ो तनफ़ुर वाली गुफ्तगू नहीं की थी, ना ही उनके रवैये से सर्द महरी झलकती थी, लेकिन उनका कितराता हुआ अंदाज जताता था कि वो उससे किसी किस्म के मरासिम बढ़ाने की भी मुतमन्नी नहीं है। आपको तकलीफ हो रही है और खीर में मुस्तकिल चम्मच लानी पड़ती है, आप हमें दे दें, हम बस इतना कर देते हैं। वो आदत से मजबूर एक मरतबा फिर मुल्तजी हुई। आर्यान को मेरे हाथ की बनी ही खीर पसंद है। हनूज वही रविश अपनाए जवाब आया। आपने ये सब डाला है तो बिलाशुबा आप ही के हाथों का जायका आएगा। हम बस आपकी जगह चम्मच ही लाना चाहते हैं, दरमियान में आकर देखती रहें यहीं बैठकर आप, लेकिन अभी जाकर ऊंची जगह पर बैठ जाएं, इस तरह दर्द शिद्दत इख्तियार करता रहेगा। उसके पुरजोर इसरार पर रिजवाना बेगम ने गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। उसके साफ शफाफ चेहरे पर कोई कीना और तनफुर की गढ़ ढूंढने से भी मफकूद थी। फिर बड़ी आहिस्तगी से चम्मच छोड़कर पीढ़ी से उठकर टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठ गई। मुकद्दस ने पानी का गिलास उनके सामने रखा जिसे उसे खामोशी से उठा लिया गया था। उन्होंने भी पूरा पानी का गिलास खत्म करके टेबल पर रखा भी नहीं था कि तनफन करती हुई रुखसार किसी भड़कते शोले की माने जलती हुई दाखिल हुई। सही है मासा, आप यहाँ खानदानी खानसामा की तरह नित्य पकवान की मिलने वाले हुक्म पर लब्बैक कहती रहें। बाबा साहब हर चुपकी बिल्कुल बकल मारे जी हजूरी करते रहेंगे, और आप ही दोनों के नक्शे कदम पर आपका लाडला सपूत भी मुतवक्के हाकिम सरकार और उनके अहलो याल को खुश करने के लिए बुलंद बांग टट्टे लगाता चापलूसी की मिसाल कायम कर रहे हैं, और आप शाबाशी के तौर पर यहाँ उनके लिए खीर बना रही हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। भाई क्या गुलामों का खानदान है, बाप से लेकर सपूत तक सारे शहबाज उस्मानी के वफादार। वाह वाह। दोनों हाथ हवा में बुलंद करके उसने बाकायदा तमस्कराना ताली बजाई थी, वरना चेहरा तो नफरत और इश्तियाल से सुर्खो तंदूर हो रहा था। रुखसार अपनी जुबान संभालो। मुकद्दस की मौजूदगी में बेटी के अल्फाज ने उनके वजूद को मनो तले मिट्टी धसा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार लोग सुन लेंगे तो शामत आ जाएगी ना हम लोगों की। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कुर्सी को पटक कर एक जानिब रखते उसने तंजन आवाज नीची करते हंकारा भरा। जवाब में सबकी से रिजवाना बेगम का सफेद पड़ता चेहरा देख रही मुकद्दस अपनी जगह जम सी गई थी। आप सबने तो अपनी ड्यूटी संभाल ली है, मैं ही बागी बनी आप सबके लिए मसाइल पैदा कर रही हूँ। क्या कहती हैं, मैं भी जाकर मिज़राब बीबी के पैर धुलाया करूँ दूध से, या कल ताज़ा ताज़ा गद्दी के वारिस की बनी जोजा की कदम बोसी करूँ, ताकि आइंदा भी उनकी नजर करम हम पर बनी रहे। आखिर हमें तो उनकी नस्लों की चाकरी करनी है ना? बताए ना मासा, क्या करूँ मैं? अपनी जिगर चाक करते अल्फाज से उस लड़की ने माँ का तो मालूम नहीं, लेकिन पीछे खड़ी मुकद्दस का कलेजा छलनी कर दिया था। रुखसार बस कर जाओ अब। यूं उस अजनबी लड़की के सामने बेलिबास होने पर बजाय उसके हाथ उठने के बाहम जुड़ गए थे। इसके अलावा आपको आता क्या है मासा? उनके सामने हाथ जोड़ती हैं और मुझ पर उठाती हैं। माँ के जुड़े हाथों पर उसे रहम नहीं आया। खशूनियत से कहते हुए पत्थर से भी सख्त और बेहिस मालूम हो रही थी। मुकद्दस का मन किया सामने जाकर उस बदतमीज और बदहाज लड़की को झंझोड़ डाले, लेकिन उसके कदम जैसे मुंजमद हो गए थे। नफरत है मुझे आपके इन आंसुओं से मासा। आपके इन्हीं आंसुओं ने कभी आपको निगाह उठाकर अपना हक तलब करने की हिम्मत नहीं दी। हमेशा एक अनदेखे बोझ तले आप दबती रहीं और हमें भी साथ दबाती रहीं। माँ के ढलकते आंसुओं को उसने बड़ी बेहिसी से देखते नकुवत से सर झटका था। ये निदामत का बोझ आपका नहीं है मासा, आपका नहीं है ये बोझ। आपने मोहतरम मकाम शहराज उस्मानी से नहीं कहा था अपनी गलती की जीती जागती गलीज निशानी लाकर हवेली वालों के सर पर मुसल्लत कर दें, ना ही उनकी इस रंगीन गलती में आपका। रुखसार बस, मैंने कहा बस, मजीद एक लफ्ज नहीं। रिजवाना बेगम का सन्नाटेदार थप्पड़ बस चंद सेकंड का सन्नाटा फैलाने में कामयाब रहा था। आपका थप्पड़ हकीकत के उस तमाचे से ज्यादा जोरदार नहीं है मासा, जो रोजाना आप लोगों को देखकर मेरे गाल पर शर्मिंदगी और सबकी का गहरा निशान छोड़ता है। गाल से लाती हुई जहर खंदगी से मुस्कुराती हुई आंधी तूफान बनी वहां से निकल गई थी। पीछे मुकद्दस को भी निकलते देख रिजवाना बेगम दोनों हाथों में सर थामकर बैठ गई थी। रुखसार के नफसियाती रूप हकीकतन उसके हवास झंझोड़ गया था। इस कदर जुनून खेज दरुश्त अंदाज, वो भी अपनी सगी माँ के साथ, जो तमीज़ लिहाज की हर हदूद फलांगता चला गया था। लेकिन उस बेहस लड़की के स्पाट चेहरे पर मलाल का एक साया तक न लहराया था। उसकी तलखोई से वो वाकिफ थी, लेकिन उसका ये रूप उसकी तल्ख व मिजाज का पासिंग भी ना था। वो मुस्तकिल उसी मंदिर से जहन उलझाए किचन से निकलकर वसी खाली हॉल अबूल करती हुई जीने की तरफ जा रही थी। दीजान के कमरे से हंसी ठट्टों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। यही शायद रुखसार के पारा चढ़ाने की वजह बना
ہونا تھا. اسی اعصابی جھکڑ پکڑ سے نبرداز ماں وہ جا کر نہایت ہی خاموشی سے بیڈ کی پائنتی پر ٹک گئی تھی، جس پر بیڈ پر دراز دلاور ثانیہ کے لیے متوجہ ہوا تھا، لیکن رد عمل نہ دیتا ہوا وہ واپس لیپ ٹاپ پر نظر مرکوز کر گیا. لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود اس کے گمسم وجود میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا. تو پھر تشویش کا شکار ہوتا لیپ ٹاپ ایک جانب رکھ کر متوجہ ہوا. آپ ٹھیک ہیں؟ تشویش زدہ آواز اتنی بلند تو تھی کہ وہ سن سکے، لیکن ادارت جواب پریشانی بڑھانے کے لیے کارگر تھا. سن رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ قریب کھسکتے بہت ہی آہستگی سے شانہ تھپتھپایا. جی؟ رد عملاً وہ اپنی جگہ اچھل کر بیٹھی ہڑبڑائی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. کیا سوچ رہی ہیں؟ آپ کی والدہ. بکلاہٹ اور زبان تیزی سے پھسلی. میری کون؟ نتیجے میں نرم لہجہ اور تاثرات دونوں چٹان کی مانند چٹک پڑے تھے. آپ کے چھوٹے بھائی آئے ہیں نا، تو ان کی والدہ ان کی پسندیدہ کھیر بنا رہی ہیں. آپ کو میٹھا پسند نہیں ہے نا، تو ہم پوچھنے آئے تھے ہم آپ کے لیے کچھ دوسرا بنا دیں، کم میٹھا. بک سے اڑے دماغ کو بڑی تگ و دو سے حاضر رکھتے، جوڑ توڑ کر کہانی بناتے باضابطہ اس کی پیشانی ارکالود ہوئی تھی. ضرورت نہیں ہے، اور یہاں سوائے دی جان کے کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بے رخی سے باور کرواتے ہوئے وہ ایک مرتبہ پھر میلوں کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا. آپ ناشتہ کرنے نیچے نہیں آئے تھے، ہم نیچے سے لے آتے ہیں. آپ. کوئی ضرورت نہیں ہے، باہر گیا تھا، کر آیا ہوں. اور اسی رکھائی سے بتاتے بے ارادہ نگاہ تپائی پر رکھی چھوٹی سی پوٹلی پر لمحے بھر کے لیے ٹھہری، پھر نظر اسکرین پر مرکوز کر گیا، جبکہ مقدس اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتی ہوئی تپائی تک پہنچی تھی. ہم یہ کھول کر دیکھ سکتے ہیں؟ مرضی ہے. شانہ جھکا کر بے نیازی سے اجازت دیتے نگاہ نہیں اٹھائی گئی تھی. ارے واہ. پوٹلی میں رسیلے بیڑ دیکھتی ادھر اس کی آنکھیں چمکی تھیں تو ادھر کی بورڈ پر متحرک اس کی انگلیاں چہکتی آواز پر ساکت ہوئی تھیں. ہمارے لیے لائے ہیں؟ پوری جوش سے قریب آ کر لگاوٹ سے کیے گئے سوال پر سورج سے گردن موڑ کر پرنور سجیلا چہرہ دیکھا جو کسی انچوئے خیال سے دمک رہا تھا. صبح دوائیاں ڈلوانے گیا تھا، باغ تو پیڑ کے پاس گرے ہوئے تھے، ملازم نے اٹھا کر دیے، بس. پگھلتی نگاہوں کو لگام ڈالتے سر سے وار کر دینے کے انداز میں جواب اچھالتا وہ قطعی لا تعلق ہو گیا تھا. توقف لیتے آہستگی سے بیر کی پوٹلی سامنے رکھ کر اس کے بنا کچھ کہے پلٹ جانے پر اس کے رگوں پے میں یکایکی اشتعال انگیز بے چینی تباہی بن کر دوڑی تھی. ضبط سے جبڑے اور مٹھیاں بھینچتے بڑی دقت سے اس نے فرش کی بجائے لیپ ٹاپ کو سائڈ پر پٹکا اور خون آشام نگاہوں سے بیروں کو گھورتے ہوئے بھینچی مٹھیوں کی وجہ سے ہری ہری رگوں کے ساتھ خروچ کے سرخ نشان بھی ابھر آئے تھے. دھند بیروں کو توڑنے کے دوران لگے تھے، لیکن وہ انا کا مارا اپنے ذات کے قلعے کا قیدی شخص نہیں بتا سکتا تھا کہ صبح دوائی ڈلواتے ہوئے جب نگاہ بیروں سے لدے پیڑ پڑ گئی تو بے ساختہ ہی نگاہوں میں اس کا دلچسپ روپ جاذبیت کے ساتھ اترا. جب وہ شوق سے بیر کھاتی ٹیڑے میڑے منہ بناتی عام دنوں سے اس قدر مختلف و دل فریب لگ رہی تھی کہ ان ساتوں میں وہ اس فریب میں تا حیات گرفتار رہنے کی دعا بلا سوچے سمجھے مانگ سکتا تھا. پھر اس کے من میں کیا سمائی تھی کہ ملازموں کے وہاں سے ہٹتے ہی جیکٹ کھول کر خود پیڑ پر چڑھ گیا اور کسی کو گوہرے نایاب کی طرح بڑے بڑے رسیلے بیر چنتے ہوئے کانٹوں سے لگے خروچوں کو اس نے بالکل محسوس نہیں کیا تھا. لیکن اب اس کا یوں بے پروائز انہیں چھوڑ جانے پر اس کا پورا وجود جیسے چلتے تندور کی زد میں آ گیا تھا. آپ کو نہیں کھانا ہے تو آپ اسے پھینک سکتی ہیں. ڈریسنگ کے آگے جھکی مقدس پر سلگتی نظر ڈالتے اس نے اپنے بھڑاس نکالی. نعمت کی بے قدری ہم نہیں کر سکتے. تو پھر کسی ملازم کو دے دیں، لیکن یہاں سے ہٹائیں اسے، مجھے اس کی بو سے سخت نفرت ہے. قصوروار نگاہیں بیر پر گاڑے وہ کچی لکڑی کی طرح سلگ رہا تھا. یہاں تک لاتے ہوئے نفرت نہیں محسوس ہوئی تھی. سنجیدگی لیے وہ بیڈ کے قریب آ چکی تھی. آپ. اعتراف جرم سے جسے خوف آتا ہو اسے یا تو جرم میں ملوث ہی نہیں ہونا چاہیے یا پھر شاطرانہ انداز میں ثبوت مٹا دینے چاہیے. اپنی شائستہ آواز میں مدھر سی معنی خیزی سموئے وہ نہایت بے تکلفی کے ساتھ اس کے مقابل نشستہ ہوئی تھی. اسی گل افشانی پر رد عمل نافہمی سے اس کے ملائم نقوش کو دیکھنے لگا کہ اس کے ہاتھ گرفت میں لینے پر پتلیاں حیرت و بے یقینی سے غیر معمولی حد تک اپنے حجم سے باہر کو ابلی تھیں، جبکہ مقابل نے کوئی اثر نہیں لیا تھا. نہایت توجہ احتیاط کے ساتھ ہاتھ کو الٹ پلٹ کر خروچوں کا اچھے سے معائنہ کرنے کے بعد اب وہ فکر آمیز اپنائیت کے ساتھ ان پر ٹیوب اپلائی کرنے لگی تھی جو شاید وہ دراز سے لانے ہی بیروں کو چھوڑ کر گئی تھی، اور ادھر موصوف نے خام خواہ آدھا لیٹر خون جلا لیا تھا. کڑی سے کڑی جوڑتے اسے خود پر شدید غصہ آیا، تبھی ہاتھ کو پوری قوت سے اپنی جانب کھینچا. نتیجے میں وہ بھی کچی ڈور سے کھینچتی کافی قریب کھسک آئی، لیکن ہاتھ کو آزاد نہیں کیا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ مرہم لگا رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے نا؟
बिना लिहाज रिपोर्ट देने पर वो हवन्नक सा बेहद करीब खिंचा आया उसका चेहरा देखने लगा, जिसकी तमाम तर तवज्जो का मरकज हनूर जख्म थे। क्या कर रही हैं? हाथ के बाद उसके टखनों से जीन्स का पाइंचा ऊपर उठाने की कोशिश पर हड़बड़ाकर होश में आते हुए उसने पैरों को समेटकर करीब लिया था। आपको क्या लगता है क्या कर रहे हैं हम? लहजा अजनबी रखते ही भवों को मखसूस अंदाज में जंबिश देते आज हकीम साहिबा कोई अलग ही रूप लेकर सामने आई थी। मरहम लगा रही हैं? वो मरूब हुआ था। तो फिर? मुझे नहीं पसंद आप मेरे पैर छुएं। मेरा मतलब है कोई भी मेरे पैर छुए। बेख्तियारी पर काबू पाकर बात बनाते हुए जब उसके चेहरे पर सरनशी निगाह उठी तो लहजे भर को महसूस हुआ जैसे गहरी झील से आंखों में महजूज कुन तबस्सुम के मोती चमके हों, लेकिन तासुरात में कोई तगय्युर ना देख वो सर झटक गया। जैसी आपकी मर्जी, ये दवाई लगा लें। बेशक जख्म गहरे नहीं हैं, पर सर्दियों में मामूली से जख्म भी काफ़ी तकलीफ देते हैं, और फिर ये कांटों से लगे खरोच हैं, जलन भी महसूस होगी। मरहम थामने के लिए बढ़ाते हुए उसकी सादगी से पर्दा गिराने पर वो बितका था। आपको कैसे? बैग वक्त आंखों नकूश में उतर आए हैरानगी और खफत के मिले जुले रंग उसके दबंग खदोखाल को बिल्कुल मासूम बच्चों जैसा भोला और बेसरर बना रहा था, जिसे देख वो चंद साथ मबूत सी रह गई थी। आपको शायद पहले किसी ने बताया नहीं है, लेकिन आपको झूठ बोलना नहीं आता। बनावट आप में है नहीं, अदाकारी आपसे नहीं होती, इसीलिए जब कुछ ऐसा ट्राई करते हैं तो फौरन पकड़े जाते हैं, जैसे कि आज। फिक्रो या गानगत समोए एक जज्ब के आलम में कहती हुए काफ़ी करीब झुकाई थी। हमें बेर बेशक बहुत पसंद हैं, लेकिन हम आपको ज़ख्मी नहीं देख सकते। आइंदा ऐसा नहीं कीजिएगा, ये हमारा हुक्म भी है और दरख्वास्त भी। नरम उंगलियों की पूर से कनपट्टी की खरोच पर मरहम लगाते हुए पीछे हुई। क्यों? उसके फासला बनाने पर आलम बेखुदी में खो रहा वो बेचैनी से सीधा हुआ था। क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। क्यों? उसकी बेचैनी मजीद बढ़ी थी। क्योंकि लम्हाती तवक्कुफ लेने पर उधर इस्तराबो बेकरी रुआं रुआं से झलकने लगी थी। रहती है उनके रुख पे शगुफ्ता सी बरहमी, ये तर्ज इल्तफात या इज्तनाब है। होता नहीं आया कभी उनके मिजाज से, नीयत खराब है या तबीयत खराब है। क्योंकि जख्म से आपका याराना है तो मरहम से आपको खुदा वास्ते का बेर है। अव्वल तो लगवाना ही नहीं है, फिर यहाँ नहीं लगवाना, ऐसे नहीं लगवाना, वैसे नहीं लगवाना। बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी जिद होती है आपकी, वो भी उस बच्चे जैसी। आप मज़े से रवानगी में कहते हुए हाथ धोने वॉशरूम की सिमत बढ़ने लगी थी कि यकायक संजीदा तासुरात समेत आंखें सुकेड़े उसके राह में हायल होने पर तेजी से लबों को दांतों के जेर सितम लाया। जारी रखें हकीम साहिबा, वो बस वहाँ से सही सुनाई नहीं दे रहा था तो सोचा रूबरू अपने ख्वाब से फैज़याब हो जाऊं। रास चोट करते हुए मुकाबिल की बौखलाहट से लुत्फ लेते दरमियानी फासले को नाकाफी बनाया गया, जिस पर हकीकतन हकीम साहिबा के तोते कबूतर उड़े थे। वो हम कह रहे थे कि आप। वो संभल कर कुछ कहने ही लगी थी कि दरवाजे पर बेसब्री के साथ तसलसल से होने वाली दस्तक ने फजूं के समा में मुखल होकर माहौल की मानी खेजी में बदमज़गी की दरारें डालते हुए दोनों को उस तलसमी डोर से जुदा किया था। उसकी पुरहिद्दत निगाहों से पिघल रही वो फौरन पश्च मोड़कर धड़कनों की तरतीब के साथ दुपट्टा दुरुस्त करने लगी, जबकि वो इस मुदाखलत पर सीख पा होता न वारिद पर बरसा। कौन मर रहा है वहाँ? वो धाड़ा था। नाचीज को आर्यान उस्मानी कहते हैं और मैं मर नहीं रहा, मुलाकात का ख्वाह हूँ भाभी सासे। इजाजत का इंतजार किए बगैर वो दरवाजे से मुंह निकाला, डर छुपाने के लिए जबरन मुस्कुराया। आ जाओ अंदर। तेजी से मुकाबिल के चेहरे पर फैली करख्तगी और वारियत की सुर्खी देख सांस खुश्क होने के बावजूद उसकी बतीसी बाहर थी। केस दहलीज पर खड़े होकर देखकर सवाल करो, दरवाज़ा बंद करते हुए जाना। तनफ्फुर आमेज रुखाई से हदबंदियां बावर कराते हुए साथ पहले के तमाम तर नरम जज्बात सरमहरी के नजर हुए थे। भाभी सा, मैं आ जाऊं? जरा जो उस पर असर हुआ हो। तुम आ जाएं आप। अपनी पच से उभरी नरम आवाज पर वो झटके से मुड़कर कुछ अंगीन निगाहों से अपनी जोजा को घूरने लगा। थैंक यू भाभी साहब, मैं जानता था आप इन जैसी गुसील खड़ूस सड़ियल नहीं होंगी। और अरे बेर। टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हुए बेखौफी से जहां पना की शान में रद्दुल लिसान वारिद की नजर जैसे ही बेर पर पड़ी वो तेजी से झपटा, लेकिन पोटली चौकन्ना खड़े दिलावर की गिरफ्त में थी। अरे ये क्या बात हुई? मुझे ये तुम्हारे लिए नहीं है। पोटली अपने पहलू में रखते तनफ्फुर से अंकारा भरा था। तो फिर किस लिए है? मुंह गुब्बारे की तरह फुलाए नदीदी निगाह पोटली पर गाड़े उसने हाथ कमर पर टिकाए। मुकद्दस की मौजूदगी से काफी ढाढ़स जो बन गई थी। तुम्हारा मसला नहीं है, जाओ यहाँ से। भाभी साहब देख रही है ना आप,
मामूली से बेर के लिए ऐसे बरहम हो रहे हैं जैसे मैंने इनके हिस्से की जायदाद हड़पने की कोशिश की हो। बताएं, कोई 4 महीने से हॉस्टल के बदमजा खाने खा खाकर जी रहे बच्चे के साथ इस तरह का सलूक किसी भी तौर पर जायज है? पहली मुलाकात की अदब अदाब तकल्लुफ सब भुलाए अपनी कामयाब अदाकारी के जौहर दिखाता हुआ वो मुकद्दस से मुकद्दस दिलावर तक को हैरत में डाल गया था, वरना तो वो उसकी परछाई से भी पनाह मांगता था। आप बुरा नहीं मनाएं, इनका वो मतलब नहीं था, मेरा वही मतलब था। मुकद्दस की कोशिश पर फौरन पानी फेरता वो दोनों बाजू सीने पर बांधकर चट्टान की मानित खड़ा हो गया था। सुन लिया आपने, वो तो दी जाने कहा कि आपसे सलाम दुआ कर रहा हूँ, परदेसी बंदा हूं ना, आजकल मैं फिर महीनों के लिए गायब, लेकिन खैर मैं चलता हूँ। मुफलिसी बेचारगी मजलूम है, जो कुछ इस लम्हे कारगर थे उसके पास लहजे से चीख रही थी। फिर बेचारी मुकद्दस का नरम दिल किस तरह ना पसीज था। क्या कर रहे हैं आप? भाई है आपका छोटा? मुकद्दस ने फौरन उसका बाजू हिलाया जो पत्थर ही हो गया था। कोई भाई नहीं है मेरा, डबल घुरी के साथ जवाब देते वो वाकई पत्थर था। ठीक है, मत दें उन्हें, हमें भी नहीं चाहिए। आखिरी कोशिश के तहत दबी आवाज में धमकी देकर वो मुड़ी के गुस्से से कलाई को सख्त गिरफ्त में लेते अपनी जानिब खींचा। ब्लैकमेल कर रही हैं मुझे? आंखों में सुर्ख दौड़े उतरे थे। कर भी रहे हैं तो कौन सा आप हो जाएंगे? बिना निगाह मिलाए वो कलाई आजाद कराने की कोशिश में लगी। ये लें, जो करना है करें। पोटली उसके हाथ में पटकता हुआ वो पूरी तरह मुड़ा भी नहीं था कि आर्यान साहब शैतान के रोल निभाकर चलावे की तरह गायब हुए। उधर वो भी जाकर एहतियात में वॉशरूम में बंद हुआ और दोनों भाइयों के घर चक्कर खेल में बेचारी हकीम साहिबा हवनक सी खड़ी रह गई। दादी की अदम मौजूदगी में उन सबकी शाम की चाय की महफिल दी जान के ख्वाबगाह में सजी थी। मुकद्दस और मिज़राब के इसरार पर मिराल भी वहां मौजूद थी। चाय की चुस्कियों के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मगरिब की अजान सुनकर मुकद्दस और दीजान ड्रेसिंग रूम से मोहल्ले नमाज गाह में नमाज अदा करने गए थे, जबकि वो दोनों वहीं बैठी थी। जब वो हस्बे आदत चलावे की तरह नाजिल हुआ और हस्बे तस्वूर मिज़राब के हाथ से चिप्स की पैकेट झपटकर मुंह में ठूसता हुआ आलती मालती मारकर तख्त पर बैठ गया। तुम? हाँ मैं। निकालो फटाफट से पूरे 500 रुपए कैश। भरे मुंह के साथ तकाजा करते उसने हाथ आगे किया। किस चीज के पैसे? वो अनजान हुई। इसी चीज के। उसने आंखें घुमाते जोर दिया। फिर से तुम दोनों ने शर्त लगाई? मिराल ने मुतासिर निगाह बारी बारी दोनों पर डाली। एक तरफ मिज़राब ने कीना तोड़ निगाहों से उसे घूरते हुए मुंह के जाविये बिगाड़े, तो दूसरी तरफ वो चिकना खड़ा जिटाई से हंसता हुआ सर खुजाने लगा। मैंने मना किया था ना तुम दोनों को? भाई साहब, भाभी साहब, शुरुआत मैंने नहीं की थी। मुंह भरे चिप्स ठोसते उसने हाथ खड़े किए। तो क्या मैंने की? चिप्स पर कब्जा करते उसने उल्टा चढ़ाई करनी चाहिए। हाउ क्यूट, तुम खुद कबूल कर रही हो। वो सदके वारे गया था। बकवास बंद करो, आखिर में कुछ क्वेश्चन मार्क है। वो जल भुन गई थी। आप किस पर शर्त लगाई थी तुम दोनों ने? दीजान वासफोर्स करती हुई मंजर आम पर आई थी। मैंने नहीं लगाई थी दीजान, शुरुआत इस ड्रामेबाज की तरफ से हुई थी। दीजान, आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? शौक़ और शरारत पर हर दिन मासूमियत की परत चढ़ाते वो कॉलर सीधा करके शरीफ बच्चा बना। दीजान, ये फिर नाटक कर रहा है। वो चिढ़ गई थी। अब बताओगे तुम दोनों ने क्या किया? तख्त पर नशिस्त संभालती दीजान ने किसी की भी सेम झुकाव जाहिर किए बगैर इस्तफसार किया। कुछ खास नहीं दीजान, बस मैं जलाली मलका को बावर करवा रहा था। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मर्द हूँ, और मर्द डरा नहीं करते। सीना तानकर कसरती बाजू की नुमाइश करता वो इतराया। मर्द डरा नहीं करते, मर्द बस जी जान के पल्लू में छुपा करते हैं। वो तमस्कराना ऊंचा बड़बड़ाए, जिस पर वो बिलबिलाकर खड़ा हुआ था। कौन डर रहा है? लिसन मैडम मिज़राब, मैं ना सिर्फ भाई साहब के कमरे में गया बल्कि भाभी साहब से मिला, उनसे अपनी हिमायत करवाई, इवन भाई साहब को जेलस भी करवाया। यकीन नहीं तो भाभी साहब से खुद पूछ। गर्दन अकड़ाकर बताता वो एड़ियों के बल घूमने ही लगा था कि दरवाजे में सादा दिलावर और बारान को देख ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे होने के बायस बुरी तरह खांसता हुआ दीजान के पहलू में गिरा। क्या ये सही फरमा रहा है? माँ ने तेजी से गला खनकाटे बारान ने भवें अचकाकर तस्दीक चाही, जिस पर उसने कशमगीन घुरी डालते हुए जबड़े भींचने पर इत्तेफाक किया। जबकि उसके आवाज सुनकर ये जा वो जा होने के लिए मेरा रास्ता तलाश करने लगी। पर सद अफसोस वो दोनों दरवाजे में जमकर खड़े थे। मैंने ईमान से कुछ नहीं किया दीजान, वो तो इस जलाली मलका ने मुझे उकसाया था, तो बस मैंने उकसाया था। अल्लाह अल्लाह, दिन दहाड़े झूठ तो मत बोलो। उस इल्जाम पर मिज़राब तो हत्ते से उखड़ गई थी। लेकिन
ये दिन दहाड़े कहाँ है, शाम ढल चुकी है। दी जान की आड़ से वो सूखते गले के साथ घिघियाया। जैसी बेचारी शक्ल डालकर वो बोला था, बरान का बेसाख्ता उबला कहकर पूरे कमरे में गूंजा था, जिस पर मिज़राब और दिलावर ने बैक वक्त उसे गुस्सीली निगाहों से घूरा, जबकि मिराल अपने उधेड़पन में फंसी अनूस को ना खुदरा तलाश कर रही थी। दी जान, मैंने इन साहब से बस सच कहा था कि ये मौसूफ डरते हैं बाबा साहब, चाचा साहब, खास तौर पर दाजी और दाजी के परतू के नाम से इनकी जान जाती है। जिस पर ये डट गए कि लगी शर्त, मैंने ऐसे ही हाँ कर दी और ये ब्रेक फेल गाड़ी की तरह कमरे में घुसकर हस्बे आदत दंगल मचा है और जान खुलासी के लिए दोपहर से फरार हैं। और अब दावा सुनिए, भाभी साहब को अपनी हिमायती बनाकर जेलस भी किया, मतलब कुछ भी। आर्यान की उड़ी रंगत के पेश नजर कसम तफसील से माजरा बयान करते खबासत से जेरे लब मुस्कुराते आंखों को नचाया, जिस पर हकीकतन आर्यान उस्मानी को उस जहर से ज्यादा जहरीली कोई शय लगी थी, पर वो दिल महसूस कर रह गया। आई थिंक दिलावर बेहतर बता सकता है सिचुएशन के बारे में। जेलस हुए थे क्या तुम? मिज़राब को हाथ के इशारे से रोकते एक मरतबा फिर बरान पुरलुत्फ सवाल लिए पहलू में मुतवज्जे हुआ। ऐसे फजूल सवालात के मेरे पास जवाब नहीं हुआ करते। मैं बताने आया था, मट्टी की जांच के बाद ऑफिसर ने जो खाद और बीज तशखीस किया था वो आ गए हैं, डेरे वाले गोडाउन में रखवाए हैं, दादी को बता दीजिएगा। सच से संजीदगी के साथ अपने आने का मकसद बयान करता हुआ वहीं से पलट गया, जिस पर जहां आर्यान की कब से अटकी सांस बेहाल हुई थी, वहीं मिज़राब का मजा किरकिरा हुआ, जबकि दी जान सर झटकती वज़ाइफ में लग गई थी। वो तुम्हें कुछ भी कहता नहीं है, फिर इतनी जान क्यों जाती है तुम्हारी उसके नाम से? शाने पर चपत लगाते बरान उसके पहलू में टिका। वो कुछ कहते ही नहीं कि ये तो जान पर बनी रहती है। बंदा कुछ कह सुनकर मामला रफा दफा करे तो बात बने, ये तो 24 घंटे घुटराते रहते हैं। मुझे तो बेचारी भाभी साहब की फिक्र हो रही है। होंठ लटकाता दुनिया भर का बेफिक्र तरीन बंदा मुकद्दस की फिक्र में घुलता अजीब ही कोई मखलूक लग रहा था। उनकी फिक्र नहीं करो, तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है। वाकई? फिर तो उनसे मिलना पड़ेगा। तंज का सर लिए बगैर वो चहकता हुआ खड़ा हुआ। दोपहर में तुम जेलस नहीं कर आए थे दिलावर को? बारान ने समझी से सवाल किया। कहाँ? उनके आगे वो दीवारें चीन बनकर खड़े थे। खुद मुझे भी जान खुलासी करवाकर भागना था तो मैं। अरे मिराल भाभी, आप किधर? तासुब से कहते अचानक निगाह नमाज़गाह में दबे कदमों दाखिल हो रही मिराल पर पड़ने पर उसने आवाज लगाई। नतीजतन बरान समेत सबकी बेइरादी निगाह ट्रांस की कैफियत में उस सिमट गई। बाकी सबकी तरह हवा की तेज लहर से भी मामूली झलक ने नाजुक सरापे से लिपटे बेरंग लिबास को गिरफ्त में लिया। नतीजे में मुतबस्सिम चेहरे पर फैली संजीदगी दी जान की जीरक निगाहों से बिल्कुल भी मख्फी न रह सकी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके दर्शन पाकर वो सजदा शुक्र करने रोपोश हुई हैं। शरारत से चमकती आंखों को अचकाता वो बारान की सिमत मुड़ा। दीजान, मैं फिर आता हूँ। जवाब में फोन कान से लगाता हुआ कमाल बेनियाजी से उसे नजरअंदाज करता हुआ वॉकआउट कर गया। पीछे यूं साफ नजरअंदाज होने पर आर्यान उस्मानी गहरे सदमे से दो चार हुआ था। दीजान, आपको नहीं लगता निकाह के बाद आपके दोनों शहजादे कुछ ज्यादा ही सड़ियल बदजौक जमा इमोशनलेस हो गए हैं? हद ही है, मतलब एक बंदा छेड़ रहा है और ये दोनों थर्ड पार्टी की तरह निकल लेते हैं। हनु सदमे के सेहरे से वो बड़बड़ाया था। नहीं तो क्या भंगड़े डालने चाहिए थे? मैं तो डालता, बल्कि अब भी ऐसे कोई चांसेस निकले तो डाल लूं। अचानक से शाने पर झुककर गंभीर सरगोशी करने पर मिज़राब ने बुरी तरह से पिटाकर दीजान को देखा, लेकिन वह तस्वीर की तरफ मुतवज्जा थी। मेरे साथ बकवास मत किया करो। अतल पुतल धड़कनों को संभालते हुए वो फौरन नमाज़गाह की जानिब लिपकी थी। आज का पार्ट यहीं खत्म होता है। प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।